मैं आज के मुद्दे पर आता हूं। अशोक माथुर सर, एक बात ये हो रही थी छत्तीसगढ़ में भी, जैसा मैंने जिक्र किया, राजस्थान में भी अशोक गहलोत साहब का बयान आता है कि मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मैं कहां जाऊंगा। लेकिन ये सारे जो नेता हैं जो आज चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो आज गारंटियों की बात कर रहे हैं, आकर के नए नए संकल्प बता रहे हैं, वो सारे लोग चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट अशोक गहलोत की तरफ से उठाया गया, ये बयान कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण रोल इसका रहा होगा चुनाव में, वोटरों के दिमाग में क्या कुछ असर रहा होगा इसका? ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण छेड़ी है। राजस्थान एक रेगिस्तानी और पिछड़ा हुआ सामंती प्रदेश है, और इसमें ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों की अस्मिता अपने आप में लोकतंत्र में भी एक रोल अदा करती है। अशोक गहलोत ने जो ये बात कही, हर आदमी अपने नज़दीक के नेता या नज़दीक के व्यक्ति को अच्छी तरह से समझता है। कम से कम हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं, ओढ़ तो दे ही सका। हाँ, जैसे गहलोत साहब जाएंगे कहाँ, लेकिन मोदी जी को पकड़ेंगे कहाँ, लेकिन अमित शाह जी को पकड़ेंगे कहाँ। वैसे भी वो लोग दुर्लभ हैं, लेकिन ये तो सच है कि गहलोत साहब की कार्यशैली और वो इस टाइप की है कि कॉमन मैन उनको ये मानता है कि इन तक हमारी पहुंच है, और इस बात का गहलोत साहब को फायदा भी मिलता है। चुनाव का माहौल था, चुनाव के माहौल में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं समझ पाए कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। ये सच है कि उनका मोह है, अपनी अपनी जन्मभूमि से मोह होता है। बहुत सी योजनाओं को उन्होंने गुजरात को फोकस करके ही किया। जैसे सरदार पटेल को उन्होंने दरकिनार करके उस स्टेडियम का नाम अपने नाम कर लिया। सरदार पटेल जिनकी इतनी बड़ी वो मूर्ति भी लगाते हैं, सरदार पटेल जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बनाने जा रहे थे वो, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेडियम बनाया, स्टेडियम बना के उसका नाम मोदी स्टेडियम कर दिया। ठीक बात है, उनकी अपनी ऐसी सोच होगी कि इससे मतदाता प्रभावित होता है, लेकिन वो आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका दृष्टिकोण जो है, उनका मनोदशा जो है, वो ऐसी होनी चाहिए कि सकल राष्ट्र का वो नेतृत्व कर सके। अगर ऐसा नहीं है तो इससे ऐसा माना जाएगा कि हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस फेडरल स्ट्रक्चर को वो मानते हैं। जब फेडरल स्ट्रक्चर को वो मानते हैं तो अपने भाषणों में वो अक्सर ये कहते हैं, एक देश एक भाषा एक एक की बात करते हैं। इस प्रकार की बातों का क्या अर्थ निकल जाता है? विकास का जो पैमाना है, विकास का जो दृष्टिकोण है, वो कारपोरेट के विकास को ही विकास क्यों माना जाए? पूंजीवाद के पनपने को ही विकास क्यों माना जा रहा है? कॉमन मैन, सामान्य आदमी का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टिकोण से विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कारपोरेट के इंटरेस्ट में चीज़ें सोचते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पिछले कई सालों से हो रहा है, उसके अंदर ये दृष्टिकोण प्रबल रूप से रखा जाता है कि कारपोरेट जो है वो कैसे पनपेगा, उसका माल कैसे बिकेगा। अगर सामान्य आदमी को कुछ बेनिफिट सत्ताएं दे रही हैं, सरकार दे रही है या व्यवस्था दे रही है, तो केवल इसलिए कि वो जिंदा रहे और उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बने रहे। गुजरात का विकास हुआ, गुजरात के मॉडल को लेकर खूब बात की गई बीजेपी के सत्ता में आते वक्त में कि गुजरात मॉडल को लागू करेंगे, लेकिन गुजरात मॉडल को लागू करने में कैसे, हर इलाके की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग स्थिति है, अलग अलग प्रायोरिटी है, और अलग अलग प्रकार की चीज़ों का विकास होता है। मैं कहता हूं कि किसानों के बारे में जब बात करते हैं, तो किसानों के बारे में, किसान तो खुद अन्नदाता है, वो लोगों को खिला सकता है। उसको ना तो फ्री अनाज चाहिए, ना कोई दान दक्षिणा चाहिए, लेकिन आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, आप उसको पानी दीजिए, आप उसको खाद दीजिए, आप उसको विकसित होने का अवसर दीजिए। उसकी फसल का, उसके उत्पादन का प्रॉपर कीमत, जितनी चिंता कारपोरेट के प्रोडक्ट की रहती है कि कारपोरेट का प्रोडक्ट बिके और कारपोरेट को पूरा पूरा मुनाफा हो, जिस प्रकार के फाइनेंसेस की व्यवस्था की जाती है उनके लिए, उस प्रकार की व्यवस्था कॉमन मैन के लिए नहीं है। हमको ये कह दिया जाता है गैस सिलेंडर का, हमको ये कह दिया जाता है कि आपको सब्सिडी दी जा रही है, 300 रुपए की पेंशन दी जाती है। तो ये सब चीजें विकास का पैमाना नहीं है। विकास का पैमाना विकास के समान अवसरों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर विकास के समान अवसर बगैर किसी प्रकार के जाति, धर्म, संप्रदाय का भेदभाव किए हुए विकास के समान अवसर कॉमन मैन को दें, तो ही विकास होता है। भाजपा की कमजोरी रही है, भाजपा का दृष्टिकोण और उनकी जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी
पहली बात तो हमारी आबादी को बांट रही है, हमारी नस्लों को बांट रही है। जब आप नस्लों को अलग अलग बांट देते हैं तो विकास की समानता और विकास के अवसर समान रूप से कैसे मिलेंगे? और इस प्रकार के हालात के अंदर जो गहलोत साहब ने कहा मैं तो यहीं रहूंगा, ये ठीक है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और वो रहेंगे कहाँ, राजस्थान में ही रहेंगे। लेकिन राजस्थान में रहने से क्या होगा? इसके लिए तो जो राजनीतिक नेता हैं उनको अपना दृष्टिकोण बहुत बड़ा करना चाहिए। और ये बात सच है कि मोदी जी तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो व्यक्ति है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा भी लगता है। मोदी है तो मुमकिन है, राज तो चल सकता है, लेकिन राज चलने के बाद में दुनिया में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी जिस प्रकार आगे बढ़ रही है, उसका हम लोग क्यों नहीं, हमारे यहाँ पे उस प्रकार की चीजें बन पा रही है? उसकी राष्ट्रीय नीति इनके पास में इनको बनानी पड़ेगी। जहां तक अमित शाह जी का सवाल है, और वो गृह मंत्री भी हैं, कानून व्यवस्था की बात भी वो करते हैं, लेकिन मणिपुर हमारे सामने है, और इलाके भी हमारे सामने, राजस्थान के मसले भी हमारे सामने हैं, वो इनको हल नहीं कर पा रहे। और हल कर पाने के लिए उनका राजनीतिक दृष्टिकोण सही होना चाहिए। उनको वक्त के साथ अपनी फिलॉसफी, अपने दृष्टिकोण को बदलना ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त लोकतंत्र की एक प्रतीक के रूप में बनी हुई है। जो लोग समझते हैं वो ये समझते हैं इस देश में अगर लोकतंत्र हमको रखना है, लोकतंत्र की व्यवस्था में हमको जिंदा रहना है, तो उसमें चाहे कांग्रेस सत्ता में है या नहीं है, वो बात मैं नहीं करना चाहता। इस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है राजस्थान के अंदर, वोटिंग बहुत हुई है, अपनी अपनी खुशफहमियां भी लोगों के सामने हैं। लोग ये भी सोचते हैं, बीजेपी ये कह रही है कि यूथ ने बहुत वोट डाला, महिलाओं ने वोट डाला, जो उनका कहना है कि महिलाओं के वोट तो हमारे को ही पड़े हैं। लेकिन वो ये नहीं कह रही कि अल्पसंख्यक समुदाय कहाँ गया। अल्पसंख्यक समुदाय की जब मैं बात करता हूँ तो केवल मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की भी जो अल्पसंख्यक जातियां भी हैं, जिनके पास में कम लोग हैं, किसी शहर में 400 हैं, किसी शहर में 200 हैं, जैसे ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, और लोग भी हैं। उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं तो हमारे संविधान में ये जाति या धर्म की पहचान के बजाय एक नागरिक की पहचान है, एक मतदाता वोटर की पहचान। अगर हम वोटर को महत्व देना चाहते हैं तो बहुमत चाहे कांग्रेस का है चाहे भाजपा का है, हमको ये चाहिए अवसर की समानता, मौका चाहिए हमको जिंदा रहने का, मौका चाहिए हमको विकसित होने का। अगर जो सत्ता, जो भी शासन आए, वो हमें विकास के समान अवसर देगा तो हमें भाई उनकी दान दक्षिणा से ज्यादा हम खुद दे देंगे उनको। और हमेशा जनता ने दिया है, और जो भी कुछ सरकार दे रही है और जो घोषणाएं कर रही है, ये भी कहाँ से आ रहा है पैसा? ये पैसा तो जनता के टैक्स और जनता का ही पैसा है ना। अभी ये लोग समझने लग गए हैं। मुझे एक गांव के अंदर लोगों ने कहा कि भाई ये सड़क बन रही है तो पैसा तो आपा ही दे वहाँ, यानी पैसे तो हम ही दे रहे हैं, यानी अनाज दे रहे हैं। तो लोगों को, शहरी लोगों को ये बीच में लगा कि गांव वालों को ज्यादा सुविधा मिलती है। अब शहरी लोग ये कह रहे हैं गांव वालों को ज्यादा सुविधा मिलती है, गांव वाले कहते हैं शहरी लोगों को ज्यादा सुविधा मिलती है। इस प्रकार की जो दृष्टिकोण बन रहा है, ये अच्छा नहीं। अच्छा ये है कि हम इस प्रकार की नीतियां बनाएं, जो भी सत्ता में आए, गहलोत साहब आए, मुबारक है, भाजपा आती है तो भी ठीक है, आती है तो ठीक है, लेकिन उनको ये विभाजन की जो नीति है, विभाजन का जो दृष्टिकोण है, आबादी के अंदर विभाजन का, जनता के बीच में विभाजन का, इस विभाजन की नीति को उनको छोड़ना पड़ेगा। एक ही देश के अंदर जब आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो उस राष्ट्र की जब बात करते हैं तो राष्ट्र की जो नागरिक शास्त्र में जो 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, उसमें नागरिक की परिभाषा क्या है? वो मोदी जी, अमित शाह और वो कौन है आरएसएस के जो भी संचालक हैं, आरएसएस को मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं भाजपा को तो ऊपर का छिलका मानता हूँ। जैसे नारंगी संतरा होती है ना, उसके ऊपर छिलका लगा हुआ होता है, लेकिन असली जड़ तो वो है आरएसएस। आरएसएस को ये सोचना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने हाफ पैंट को हटा के पैंट कर दिया, वो फैशन हो सकती है, वो फैशन कर सकते हैं आप पैंट की, लेकिन आपके दिमाग के अंदर अगर आज भी ये है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर आज भी आपके अंदर ये आबादियों का विभाजन लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। कितना भी आप विकास कर लो, हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, जहाँ एक नागरिकता के अंदर रहने वाले लोग अपना विभाजन करके आपस में लड़ते हैं तो विकास धूल में मिल जाता है। बड़े बड़े शस्त्र, बड़ी बड़ी सरकारें सब धूल में मिल जाती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पतन हो जाता है, सांस्कृतिक डेवलपमेंट पतन हो जाता है,
और इतिहास के अंदर जो भूलें हुई हैं या इतिहास की जो बातें आप अपने ढंग से व्याख्या करते हैं, उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। उसमें कई बार कांग्रेस के लोग भी गड़बड़ी करते हैं इतिहास के अंदर। और ये जो सबसे बड़ा ये मसला ही नहीं है, राजनीतिक लोगों के पास में एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंदर आप रहते हैं, उसके अंदर ये जो बातें चलती हैं कि मैं तो राजस्थान में ही रहूंगा या वो गुजराती वर्सेस राजस्थानी, क्यों भाई? जब हम एक देश हैं, एक देश में गुजराती बनाम राजस्थानी का कोई संघर्ष नहीं है। हमारे मारवाड़ी जो राजस्थान के हैं, इन्होंने पूरे देश के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। गुजरात के, महाराष्ट्र के, आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, आप कलकत्ता चले जाएं, बंगाल में चले जाएं, मारवाड़ी की एक विशेष पहचान है, जिस प्रकार गुजराती की। अब ये उनका व्यापार में दिमाग चलता है तो व्यापार के लिए गए होंगे, लेकिन ये बात सच है कि इस देश के विकास में मारवाड़ियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है पूरे देश के अंदर। कोई प्रदेश, कोई इलाका, मणिपुर, गुजरात और ये जो असम का इलाका है, कहाँ नहीं है मारवाड़ी। और देश की रक्षा के अंदर भी हमारे राजस्थानियों की बड़ी भूमिका रही। अब ये फौजों के अंदर आप देख लो, जो हमारा शेखावटी का इलाका है, उसके अंदर से सब समुदायों के लोग फौज में जाते हैं और देश की रक्षा के लिए, कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आसाम हो, हर जगह राजस्थानी सिपाही आपको मिलेगा आगे लगा हुआ है। तो राजस्थानी बनाम गुजरात की बात तो करना किसी के लिए शोभा की बात नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारे तमाम नागरिक खुशहाल हों और तमाम नागरिकों को विकास के समान अवसर मिले। धन्यवाद। अशोक माथुर सर, ये जो 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए, जिनके अभी एक राज्य तेलंगाना का चुनाव बाकी है, वोट पड़ना है वहां पर कल। सर, भारत जोड़ो यात्रा की बहुत बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा कितनी अहम है? क्या कुछ प्रभाव रहेगा इन 5 राज्यों के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा का? क्या भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस अगर सत्ता में लौटती है, जिन जगहों पर अभी उनकी सरकार है या जहां पर वो सत्ता में नहीं है, वहां पर भी सत्ता में आते हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा भी उसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होगी? निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि भारत जोड़ो का तजुर्बा मेरे को है। सबसे पहली भारत जोड़ो यात्रा बाबा आमटे के नेतृत्व में हमने की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम लोग गए थे। और उस वक्त हमने, एक बड़ा सवाल था कि ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ रहे थे, त्यों-त्यों पीछे-पीछे आग लग रही थी। वो सवाल क्या था? वो सवाल आज भी है। वो सवाल है हमारी सोशल इकोनॉमिक व्यवस्था के अंदर। और भारत जोड़ो यात्रा ने अल्पसंख्यकों को या वंचित वर्गों को या ऐसे लोग जिनको स्पेस नहीं थी, उनमें एक आशा की किरण जगाई कि हमारे पास में अभी एक विकल्प बाकी है, कांग्रेस हमें उस प्रकार की स्पेस देती है। कांग्रेस का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस वाले थे। और आज़ादी की लड़ाई में अगर हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग मिलकर नहीं लड़ते, तो क्या अंग्रेज जाता? चाहे वो गांधी की लाइन थी, चाहे वो भगत सिंह की लाइन थी। उन दोनों लाइनों के अंदर, इनकलाबी लाइन के अंदर भी ये जरूरी है कि नागरिक एक हो, जनता भी एकता हो। और भारत जोड़ो यात्रा ने, राहुल गांधी का ये मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने इस देश की दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखा। और भारत जोड़ो यात्रा ने सांस्कृतिक परिवेश में राजनीति से भी ज्यादा काम किया। और राजनीति से ज्यादा काम इसलिए कह रहा हूं मैं, राजनीति तो कल 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, फिर क्या है, कोई सत्ता में आ जाएगा, कोई सत्ता से बाहर आ जाएगा। हमारे नेताओं को ये समझना चाहिए कि जो चुनाव हार भी जाता है या जिसके पास में 20 वोट भी आते हैं, वो भी आखिर जनता का नुमाइंदा तो है। उसको जनता की वकालत, अगर पार्लियामेंट में जगह नहीं मिल रही, अगर विधानसभा में जगह नहीं मिल रही, तो सड़क पे तो है। कहते हैं जहाँ सड़कें सूनी हो जाती हैं, वहाँ सत्ता निरंकुश हो जाती है, लंपट हो जाती है। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि वहाँ पे सत्ता या संसद लंपट हो जाती है। तो ये लंपट हमें संसद को नहीं होने देना है। आपका मेजोरिटी नहीं आया, आप बाहर रह करके उस आवाज को बुलंद करिए जनता की। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, भारत जोड़ो यात्रा ने एक ये भी बात साबित की कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और इधर पूर्व से पश्चिम तक एक लोग हैं हम। और इस बात को मोहन भागवत ने भी कहा, हम एक ही डीएनए के लोग हैं, पर कहने और करने में बड़ा अंतर है। पिछले दिनों मुझे कुछ गंदे तजुर्बे हुए। एक तजुर्बा ये हुआ, मुझे पता लगा कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जयपुर आते हैं, उनको कमरे नहीं मिलते क्योंकि वो मुसलमान है। ये कोई बात हुई? एक विद्यार्थी इम्तिहान देने के लिए या कोचिंग करने के लिए जयपुर आया, उसको कमरा इसलिए नहीं मिलता कि वो वाल्मीकि है।
तो ये कोई बात हुई? आपने लोगों के ब्लड के अंदर इस प्रकार का जहर डाल दिया कि लोग, हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हर गली के अंदर लोग बढ़ जाएंगे तो आपका विकास का क्या मतलब निकलेगा? आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं खाली भाजपा पे ये आरोप नहीं लगाता, ये राजनीतिक दोष है और हमारे खोपड़ी का दोष है। खोपड़ी का मतलब हमारे दिमाग के अंदर। अभी हमारे मजदूर फंस गए थे उत्तरांचल के अंदर। अगर विज्ञान या टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या इन मजदूरों की जान बचती? अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या इन मजदूरों की जान बचती? हमें इस लोकतंत्र को बचाए इसलिए रखना है कि इसमें कॉमन मैन की वॉइस है। इस लोकतंत्र में हालांकि दोष हैं, लेकिन उन दोषों को हमें दूर करते हुए आगे बढ़ना है। मैं कहता हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी ही आज भगवान है। अगर हिंदू या मुसलमान कोई भी होता, उनको जो निकालने वाली जो टीम थी, उस टीम के हेड मुसलमान थे ना, जबकि अंदर फंसे हुए लोग तो और समुदायों के थे। और इसीलिए ये समझना चाहिए कि सबसे पहले हम एक आदमी, और हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के अंदर हमें क्षेत्रीयता, हमें सेक्रेटेरियन आउटलुक नहीं रखना चाहिए, और हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि लोगों के दिमाग में ये बात आए कि भाई जिसको जरूरत है उसको किराए का कमरा भी मिले, मकान भी मिले, उसको धर्मशाला में भी कमरा मिले, और ये पब्लिक प्लेस है। अगर आप कैसे मना कर सकते हैं कि भाई हम आपको होटल में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक नौजवान को ये कहा गया कि मुसलमान हो, हम आपको होटल में जगह नहीं देंगे। ये जयपुर शहर में हो। एक लोकेलिटी में ये हुआ कि वहां पे ये कहा गया भाई हमें मकान तो किराया देना है लेकिन आपको नहीं देंगे। ये दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि हमारी आबादियों को आप देखिए, किसी भी शहर के अंदर, मैंने थोड़ा सा ये सोचा उसके बाद में, तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे हरिजन रहते हैं वहाँ लैंड वैल्यू गिर जाती है, जहाँ पे दलित रहते हैं वहाँ लैंड वैल्यू गिर जाती है, वहाँ किराया गिर जाता है, वहाँ की दुकानों का भाड़ा गिर जाता है। जिस इलाके में अल्पसंख्यक आ गए, हर शहर के अंदर आबादी बढ़ रही है। जिस जयपुर शहर के अंदर अभी मैं बैठा हूँ, उसमें एक नागौरी खुर्रा नाम की जगह है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग खजाने वालों के रास्ते में रह रहे थे, जो लोग बड़ी चौपड़ में रह रहे थे, जो लोग हमारे शहर के मध्य में रह रहे थे, वो लोग उठ के वहां क्यों चले गए? अगर ऐसा होगा तो ये कोई पुलिस के डंडे या कानून से नहीं हो रहा, ये लोगों के अंदर आप भय पैदा कर। लोकतंत्र में भय की कोई जगह नहीं है। कमजोर से कमजोर आदमी की आवाज होनी चाहिए, और कमजोर से कमजोर आदमी की आवाज को सुना जाना चाहिए, चाहे किसी का भी शासन हो। और इसके लिए राहुल गांधी का अगेन धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा उनसे कोई परिचय विरिचय नहीं है, लेकिन उनका आचार विचार मैंने पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ठीक लगा कि हमारा लोकतंत्र उससे बच सकता है। उस दृष्टि से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कांग्रेस का और स्वयं अशोक गहलोत जो गांधीवादी विचार से जुड़े रहे हैं अपने विद्यार्थी जीवन से, उनका आचरण भी ऐसा है, और उस आचरण को उनको सारे कांग्रेस को सिखाना चाहिए। कांग्रेस सेवा दल और यूथ कांग्रेस को अगर वो एक्टिव कर लें और गांधी की पोथी उनकी खोपड़ी में बिठा दें, तो अभी हमारे पास गांधी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर मैं माओ से तुंग की बात करूंगा तो मुझे आप अर्बन नक्सलवादी बना देंगे, है। तो आप गाँव के विकास के अंदर बात में एक और करना चाहता हूँ। पानी की बात चली थी, शेरशाह सूरी के टाइम में हमारे झुंझुनू जिले में यमुना का पानी आता, सीकर जिले तक वो पानी आता था, उदयपुर वाटी तक, नीम का थाना जो नया जिला है वहां तक। तो आज क्या तकलीफ हो गई? गडकरी जी ने ये कहा था जब वो सत्ता में आए थे, उन्होंने कहा अब ओपन कैनाल नहीं लाएंगे। वो योजना भारत सरकार ने अप्रूव करी हुई है, जो कि यमुना का पानी झुंझुनू, सीकर, नागौर और चूरू जिले को मिलने वाला है। ये रेगिस्तानी है, और वो पानी की योजना आज 20 साल पहले की है। हाई कोर्ट में भी कोई मामला उसका चल रहा है। गडकरी जी ने कहा था ओपन कैनाल नहीं बनाएंगे, हम कैनाल बनाएंगे पाइप की, जिससे किसान पानी की चोरी नहीं कर सके। आपका दृष्टिकोण कितना गलत है, किसान को आप चोर मानते हो, कितना गलत है। लेकिन आप नहर का पानी, नदी का पानी, प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास एक सूर्य, एक चांद है, एक हिमालय है, पानी एक है, हवा एक है, हम क्यों नहीं वो करते? अगर आप संसाधनों को विकसित कर देंगे तो हमारा शेखावटी जिला ही ऐसा है जो पूरे देश का पोषण कर सकता है। आप शेखावटी के पूरे इलाके को भी यमुना का पानी दीजिए, और ये ईस्टर्न कैनाल है इसको भी जल्दी बनाइए। इन चीजों पे दिमाग लगाइए। और मैं समझता हूँ कि अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने तो ये कहा है कि भाई अगर भाजपा नहीं करेगी तो ये काम हम राज्य के कोर्स से करेंगे। तो चलो,
ईस्टर्न कैनाल ही बनाइए, कुछ तो कुछ कीजिए। और क्या ये भौतिक विकास के साथ साथ में ये मैं कहता हूँ ये ह्यूमन जो सोर्स है, जो मानवीय संवेदनाएं, मानवीय विकास भी कीजिए। अगर आपको पूजा करनी है, घंटी बजानी है, आरती करनी है, वो क्या डेट 7 आपके यूपी में तो बड़े दिए जलने वाले हैं, क्या जल गए या जलेंगे मुझे पता नहीं। राम जी का भी जल गए उद्घाटन होने वाला जल गए है, जल गए। एक जल दिए गए। तो रिकॉर्ड दिए हाँ, तो जल गए। अब फिर 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन होना है, फिर उस समय जो कुछ फिर हो। जी अब भगवान के घर का उद्घाटन एक आदमी कर रहा है, ये बड़े प्रश्न पैदा कर देता। वो विषय आज है नहीं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता कि जी भगवान जी से भी आप सर्वशक्तिमान हो गए कि उसका घर आप अलॉट कर रहे हैं, उसको आप उद्घाटन कर रहे हैं। क्यों भाई, इस जी। प्रकार का भ्रम मत पैदा कीजिए। उसकी जगह आप ऐसा काम कीजिए कि लोग स्वस्थ रहें, लोग शिक्षित रहें, लोग विकसित रहें, लोगों में प्रेम मोहब्बत रहे। धन्यवाद।